हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये है एसएसटी का चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है। डेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा घना। जब हम कहते हैं ना किसी घने जंगल में हम जा रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट, जंगल फॉरेस्ट, और घना मीन्स डेंस। ओके, देन द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। तो हम एक घने जंगल के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है, ये चैप्टर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ आपको स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, उनको अनस्क्रैम्बल करना है। तो फर्स्ट है कीनिया, देन कैमरून, देन मलेशिया, देन श्रीलंका, देन इक्वेडोर एंड देन पनामा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड्स को, और उनको लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is the equatorial region। तो कौन सा रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पड़ता है? इक्वेटोरियल रीजन हम उसको कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो इक्वेटर पर होता है। इक्वेटोरियल रीजन मीन्स जो इक्वेटर पर होता है। तो इसको याद रखना, जो इक्वेटर पर रीजन होगा दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइंस होती हैं ये डिनोट करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ऑल्सो द इक्वेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वीडियो में भी दिखा रही हूँ, अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस रीजन हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब इस रीजन में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। वेट मीन्स जिसमें नमी होती है। ठीक है, वेट मीन्स नमी। जैसे कि हम कहते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मियों में ह्यूमिडिटी हो जाती है ना। तो कब होती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी भी हो और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा वेट ह्यूमिडिटी वाली हो, वेट हो। तो तो वहां का जो कंडीशन है, रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट है। तो इसका मतलब वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो यहाँ पर इस रीजन में पड़ता है। ठीक है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीआरसी। डीआरसी क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और ये डीआरसी का एक चैप्टर जो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है एसएसटी का, क्लास 5 का, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये सब चीजें गिवन है। द डीआरसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अभी आपको पता होना चाहिए कि डीआरसी बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरसी। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि डीआरसी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है किसकी, अफ्रीका की। अल्जीरिया क्या है, फर्स्ट नंबर पे आती है, और अफ्रीका क्या है, सेकेंड नंबर पे आती है। ठीक है, ये क्या है, कंट्री है कहाँ की, डीआरसी की। ठीक है, इट हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए फर्स्ट कंट्री कौन सी है लार्जेस्ट, और सेकेंड कंट्री कौन सी है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर है वो नर्दर्न पार्ट से क्या कर रहा है, ये पास हो रहा है, कंट्री के नर्दर्न पार्ट से इक्वेटर पास हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको इसमें पता होनी जरूरी है। देन हम बात करते हैं लोकेशन की। जो लोकेशन है इसकी, कंट्री कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका के सेंट्रल में है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है, 9 कंट्रीज हैं। इसके चारों तरफ क्या है, 9 कंट्रीज हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मैप में आपको सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैमरून, गैबोन। मैं बहुत अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो इमेज है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैम्बिया वगैरह सब मिल जाएगी, अंगोला। तो आपको ये अफ्रीका का जो मैप है ये प्रॉपर आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पर दे रखा है, और इसके चारों तरफ ये 4 कंट्रीज है जो इसको सराउंडेड है। ठीक है, अब इन 9 कंट्रीज है जो सराउंडेड है। तो आप इन कंट्रीज को देखिए अच्छे से, इन कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसको सराउंड कर रही हैं चारों तरफ से, जो जिसने इसको घेर रखा है चारों तरफ से, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लैंड की बात करते हैं कि वहां पर जमीन किस तरह की है। जो रिवर कॉन्गो है, वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है कॉन्गो। क्या है, कॉन्गो। याद रखना, डीआरसी से ही जो इसका लास्ट पार्ट है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसी से इसका नाम लिया गया है रिवर का। कॉन्गो रिवर है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में। ठीक है,
द रिवर इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और इस रिवर का नाम क्या है? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। और इस रिवर के, इसका मतलब रिवर के दो नाम हो गए, एक तो कॉन्गो रिवर हो गई, कॉन्गो रिवर को हम और क्या कहते हैं? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन। अब कंट्री कहाँ पर लाई करती है? रिवर बेसिन के बिल्कुल सेंटर में है, जो कि बहुत ही लो लाइंग एरिया है, मतलब वहां पर रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं। और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो वहां पर आपको रुवनजेरी माउंटेन्स मिलेंगे। कौन से माउंटेन्स मिलेंगे? रुवनजेरी माउंटेन्स, माउंट मार्गेरिटा, ये क्या है? हाईएस्ट पीक है उस रेंज की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी हाईएस्ट रेंज है अफ्रीका की, तो आप बताओगे माउंट मार्गेरिटा। ठीक है। देन द कंट्री हैज 4 मेजर लेक्स। अब इसके पास 4 मेजर लेक्स है, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवो एंड तंगानिका। ठीक है। ये तो ये 4 लेक्स के नाम है जो आपको याद करने हैं। इसमें याद करने का बहुत सारा है, क्योंकि इससे ना आपको आपके जो इसमें ना बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि वो आपको याद करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन है उसका नाम क्या है? रुवनजेरी माउंटेन है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मार्गेरिटा है। ठीक है। इसमें 4 मेजर लेक्स है, कौन कौन सी हैं? एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवो एंड तंगानिका। ठीक है। और ईस्टर्न, ये कहाँ पर है? सारी लेक्स कहाँ पर है? ये ईस्टर्न बाउंड्री पे है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो जितनी भी सारी लेक्स प्रेजेंट है वो कौन सी बाउंड्री पे प्रेजेंट है? वेस्टर्न पे, ईस्टर्न पे, सदर्न पे, नॉर्दर्न पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बाउंड्री पे ये प्रेजेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है? क्योंकि ये इक्वेटर पे है, इक्वेटेरियल क्लाइमेट है, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी रहती है और रेनी भी होता है थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज्यादा हाई रहेगी, और वहां पर जो कंडीशन है कई बार क्या हो जाती है? अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये तो आपने भी देखा होगा, जब आप, अगर आप प्लेन्स पे भी रहते हो, प्लेन्स मीन्स जैसे आप दिल्ली, यूपी में रहते हो, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है? अगर बारिश होने लगी तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या तो पूरे टाइम एसी में बैठे रहो, किचन में जाने का दिल नहीं करता है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है अपने अंदर से भी, पसीना बहुत आता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं नाइट टाइम, है ना। सो मॉर्निंग्स आर जनरली प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स सुकून दे होती हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक मौसम रहता है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का टाइम आने लगता है, ऐसे ऐसे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगता है, और गर्मी जो है वो अनबियरेबल हो जाती है, मतलब आप उसको बियर नहीं कर सकते। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्डअप, और धीरे धीरे क्या होता है? शाम में क्या होता है? क्लाउड्स आने लगते हैं और बारिश हो जाती है। और इस तरीके से जो इवनिंग और नाइट्स है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और दिन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, और इसीलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है वहां पर। वेजिटेशन कैसा है? क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है, तो ट्रीज हैं, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स है, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही वाइड है। ठीक है। बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लंबे हैं, और डेंस कैनोपी बना रखी है। डेंस कैनोपी मतलब इस तरीके से प्लांट्स ने ना, ऐसे कैनोपीज को कहते हैं, ये मिल जाते हैं ऊपर से जाके, उनका जो टॉप पार्ट है वो मिल जाता है, तो कैनोपी बन जाती है। तो इस तरीके से वो ऊपर जाके मिल जाते हैं टॉल टॉल प्लांट्स। ठीक है। और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ऐसा क्यों है? ये हमेशा ग्रीन क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई वहां पर हॉट क्लाइमेट है, और दूसरी बात वहां पर रेन होती रहती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? हमेशा ग्रीन रहते हैं। ठीक है। इसीलिए इनको हम एवर ग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। These forests are so dense that it is difficult to pass through them. तो ये जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं? ये इतने ज्यादा डेंस होते हैं, इतने ज्यादा घने जंगल होते हैं कि इनसे इनको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है। द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में आपको वाइल्ड एनिमल्स मिल जाएंगे। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकीज, बोनोबोज, बबून्स यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे। मार्शी लैंड है तो यहाँ पर हिपोपोटामस भी आपको मिलेगा, राइनोसेरस भी मिलेगा, और एलिफेंट भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो रिवर्स और लेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स बहुत हैं, फिशेस बहुत हैं, ओकीपीज एंड एंटीलोप्स यहाँ पर मिलते हैं इटूरी में। लायंस, चीताज, हाइनास, जिराफ, बफेलोज यहाँ पर इस ग्रासलैंड में रहती हैं।
पेलिकन्स, डक्स, आउल्स एंड ईगल्स आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड हियर। तो अगर आपसे बर्ड्स के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी बर्ड्स यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अदरवाइज ये एनिमल्स आप बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया वाइल्ड लाइफ में कि ये रिच है, वाइल्ड लाइफ में तो सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जैसे कि ओकापीज, एंटीलोप्स, ये कहाँ मिलेंगे, इलोरी में मिलेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। देन आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि आपको वहां पर कौन सी बर्ड्स मिलेंगे, तो पेलिकन, डक और आउल, ईगल, ये ऐसी बर्ड्स हैं जो इस जंगल में पाई जाती हैं, तो ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट आ जाती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यहाँ की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब यहाँ पर सभी लोग फार्मिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग, ये क्या है, सब ऑक्यूपेशन है यहाँ पे ये सब काम किए जाते हैं। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, तो बहुत सारा एरिया जो है वो फार्मिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। जो मेन फूड क्रॉप कल्टीवेट होती है यहाँ पर वो है राइस, मेज और कसावा। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, ठीक है। नाउ फार्मर्स आल्सो ग्रो many cash crops such as cocoa, coffee, tobacco, cotton, rubber, and oil palm. Some cash crops are exported to other countries. The methods of farming are traditional and primitive. आपको मेथड पता होने चाहिए यहाँ पर किस तरीके का मेथड यूज किया जाता है फार्मिंग के लिए। इस कंट्री में मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं ज्यादातर कौन से हैं, गोल्ड है, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, यूरेनियम, आयरन और बॉक्साइट एंड कोल, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे मिनरल्स है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। Most minerals are exported. Industries are not well developed. Most industries are based on agricultural raw materials. क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो ऑक्यूपेशन है लोगों की वो क्या है, फार्मिंग है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो भी वेल सेटल्ड, वेल डेवलप्ड नहीं है। इसी वजह से ये जितना भी रॉ मटेरियल होता है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि वो रिफाइन होकर हम लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। सम प्रोडक्ट्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि शूज हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल मीन्स जो कपड़े का वाला काम होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो बनाया जाता है वहीं पर। लेकिन जितने भी अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स क्या होती है, वहां पर ग्रो जरूर की जाती है, कल्टीवेशन जरूर होता है, लेकिन फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि वहां से वो रिफाइन होकर फिर उस सिटी में आ सके। यहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो किस तरीके की है वो भी जान लेते हैं। ये थिनली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ की नहीं है, तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे विलेजेस हैं जिसकी वजह से लोग बट गए हैं वहां पर, ठीक है। तो एक टाउन से एक जगह से दूसरी जगह पर लोग काम के लिए जाते हैं, ठीक है। कई बार कुछ लोग फैक्ट्री में भी काम करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग के लिए इधर से उधर जाते हैं। कसावा, अ रूट क्रॉप, इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। अब जो कसावा है एक ये रूट क्रॉप है जो कि स्टेपल क्रॉप होती है, और यही मेन फूड है किसका, लोगों का वहां पर। और इसीलिए इट इज ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर। दिस फ्लोर इज यूज्ड टू मेक ब्रेड। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब जो फिशिंग, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पानी है, सब कुछ है, फिशिंग होती है, तो क्या है, फिश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। लोग खाने में फिश जरूर खाते हैं। और अपने जो फ्लोर होता है, दैट मीन्स आटा जो होता है जिसकी ब्रेड बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं वो ड्राइड वो डाल देते हैं कसावा, जिसकी वजह से उससे वो क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। The Bantu people constitute a majority of the population. They are tall and have curly hairs. अब देखो किस तरह के लोग, वहां पर भी वेराइटी ऑफ पीपल रहते हैं, तो वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा गया है, उनका नाम रखा गया, दैट इज बांटू पीपल। बांटू पीपल किनको कहा गया है, वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और उनके जो बाल हैं घुंघराले हैं, ठीक है, कर्ली हेयर्स है। और उनकी जो लैंग्वेज है वो किससे, लार्ज बांटू लैंग्वेज ग्रुप, मतलब उनका जो बांटू ग्रुप है लैंग्वेज का, उसी से बिलोंग करती है। दीज पीपल फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। दे एंजॉय म्यूजिक एंड डांस। ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस, ठीक है। तो ये नॉर्मली डांस और म्यूजिक को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और कोई ओकेजन होता है तो उस पर कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं।
पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। पिग्मीज कौन है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है जो वहां पर रहते हैं ओरिजिनली, ठीक है। दे आर नोन एज द बम्बूती, बम्बूती या फिर अम्बुती, ठीक है। आपको याद रखना इनके नाम क्या है, एक है बंटू पीपल और एक है पिग्मीज जिनको हम बम्बूती भी कहते हैं। ये छोटे होते हैं, लेस देन 150 सेंटीमीटर टॉल, इतने छोटे होते हैं, 150 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं। Europeans who ruled the country in the past had driven the pygmies into the forest where they lived by hunting and gathering food. यहाँ पर क्या करते हैं, ये हंट करते थे और अपना खाना जमा करते थे। कुछ ऐसे पिग्मीज भी होते हैं जो कि रह गए हैं, जो कि इटूरी में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। दे लिव इन हर्ट्स एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ। अभी भी वो पुरानी जिंदगी ही जी रहे हैं और वो अभी भी जंगल में ही रहते हैं। अब हम यहाँ का ट्रांसपोर्ट जान लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके का है। पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि रेलवेज या रोड्स बन सकें। बहुत कम पार्ट ऐसा होता है वहां पर रेलवेज और रोड्स बनी हुई, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत पुअर है। लेकिन जितना भी बना हुआ है वो मेंटेन्ड नहीं है। The country has a network of rivers. This water transport has become the chief means of travel. तो water transport यहाँ का main travel transport है, ठीक है। Air transport is a very effective way to travel in this vast country. The country has more than 200 airports. यहाँ पर 200 से ज्यादा airports हैं। The country, this means of transport is fast becoming popular. तो यहाँ पर water और air transport है, यहाँ पर land transport नहीं है। Cities, यहाँ पर कितनी cities आती हैं इसमें, about 30% of the total population lives in the towns and cities. मतलब यहाँ पर 30% population रहती है। किन्हासा इज द कैपिटल, यहाँ की जो कैपिटल है, सीआरडी की कैपिटल क्या है, किन्हासा, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट सिटी है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। Lubumbashi is the main city in the mineral rich region. Other big cities are Kananga, Kisangani, Likasi and Hikville. Matadi is a poor city. तो ये जो आपको ये नेम दे रखे हैं बिग सिटीज के, वो आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको ये भी याद करना है कि कौन सी पुअर सिटी है, ठीक है। The country is now developing fast. Money earned from exports is being used to improve the infrastructure and to provide facilities to the people. तो अब ये जो है, ये कंट्री जो है ये बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप हो रही है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रही है रेगुलर, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट जब होता है तो वो डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेगुलरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से फैसिलिटीज जो है लोगों को बहुत ज्यादा मिल रही हैं। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री बन गया है राइट नाउ। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।